Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about GM crops. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है, तो देखो बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड जो होते हैं उनको कल्टीवेट करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जाती हैं ताकि यील्ड जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके और पेस्ट की टॉलरेंस को भी इंक्रीज़ किया जा सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जीएम मस्टर्ड है, तो ड्यू ने क्रिएट किया था सॉइल बैक्टीरियम जो है उसको इंसर्ट करके ताकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ऐसे बीटी ब्रिंजल या जीएम ब्रिंजल हो गई, उनको कैसे बनाया गया था कि एक क्रिस्टल प्रोटीन जो है, एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन है, उसको सॉइल बैक्टीरियम बीटी जीन से जो है ऑब्टेन करके और इसको इंसर्ट करके जीनोम ऑफ ब्रिंजल में, तो ये बनाया गया था इस तरीके से ताकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके। बीटी मेज, जीएम मेज या MON 863, तो बेसिकली इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन जो है उसको सॉइल बैक्टीरियम से ऑब्टेन करके और उसको जीनोम ऑफ मेज में इंसर्ट किया जाता है ताकि इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा सके। आफ्टर दैट बीटी कॉटन, तो इसको भी पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जाता है। जीएम राइस या फिर गोल्डन राइस भी इसको कहा जाता है। तो ये है क्या कि फोर्टिफाइड फूड जो है उसको विटामिन ए के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर दैट कुछ इश्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी इश्यूज की। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक कंसेंसस है कि जीएम फूड जो है उनके पास कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता कन्वेंशनल फूड के कंपैरेटिवली। बट ये जो जीएम फूड है इनमें एक चीज़ और है कि इनको जो है टेस्ट करना ज़रूरी है, केस बाय केस बेसिस पे उसको टेस्ट करना जो है वो ज़रूरी है। बट इतना रिस्क नहीं होता अगर आप कन्वेंशनल फूड से इसको आप कंपेयर करते हो। तो कुछ ऑनगोइंग पब्लिक कंसर्न्स और मूवमेंट्स भी किए जाते हैं टाइम टू टाइम NGOs के द्वारा फूड सेफ्टी से रिलेटेड, लेबलिंग, रेगुलेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वगैरह से रिलेटेड। देन वी टॉक अबाउट IPR वर्सेस एथिकल इश्यूज। अब देखो इसमें IPR के क्या इश्यूज आ जाते हैं। देखो सीड्स जो होते हैं वो कभी कभी टर्मिनेटर सीड्स होते हैं। कुछ ऐसी प्लांट वेराइटी राइट्स होते हैं जो कि लार्ज MNCs के द्वारा ओन किए जाते हैं और जिनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट बनाना। तो अभी रिसेंटली पेप्सिको इंडिया जो है उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया था अगेंस्ट पोटैटो फार्मर्स इन गुजरात, कि जितने भी पोटैटो फार्मर्स थे गुजरात में उनके अगेंस्ट ये लॉ सूट फाइल किया गया था पेप्सिको इंडिया के द्वारा कि ये जो है वो इस तरीके की वैरायटी ग्रो कर रहे हैं जो कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन राइट्स के अंडर जो है प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। बट यहाँ पर बहुत सारे आइडियोलॉजिकल कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी प्लांट्स भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। तो बहुत सारे कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ लीगल इश्यूज भी हैं और वर्ल्ड वाइड ये वेरी करते हैं। देखो हर एक कंट्री के सेम लीगल इश्यूज नहीं हो सकते, तो ये वेरी करते हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे कि बैनिंग हो जाता है कहीं कहीं पर, या फिर कहीं जगह पर कुछ अलग अलग डिग्रीज के रेगुलेशन किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आते हैं। जो पहला GM लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है फॉर फूड प्रोडक्ट्स, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन इन 1997। तो कि GM लेबलिंग हो सकती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लेबलिंग की रिक्वायरमेंट जो है ये सबसे पहले फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूरोपियन यूनियन ने रखी थी आगे बात। बट इंडिया में कोई रेगुलेशंस नहीं है अभी तक। इंडिया में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट मॉरिटोरियम ने मौजूद है GM फूड क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। अब GM फूड इम्पोर्ट्स जो है इंडिया में उनको अप्रूवल कहाँ से लेने हैं, तो देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये जो है बेसिकली जितने भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं फूड प्रोडक्ट्स के उसके बारे में ये सारे ये कवर करता है। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आ जाती है 2006 की। ये बेसिकली सारे कितने फूड के क्या क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे ये सब असेस करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इम्पोर्ट्स के लिए। अब मेजर इनिशिएटिव्स जो है FSSAI के द्वारा जो लिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, तो मोबाइल फूड लैब यूनिट्स हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं सेंट्रलाइज लैब मैनेजमेंट सिस्टम जिनको इन्फोनेट, इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क भी कहा जाता है। उसके बाद फूड सेफ्टी इंडेक्स आ जाता है जो कि FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया जो है उसको बेसिकली रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के लिए। देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो FSS एक्ट 2006 के अंडर बनाई गई थी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बेसिकली जितने भी साइंटिफिक फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये ले डाउन करती है। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट जो है वो सारा ये रेगुलेट करती है। ये इंश्योर करती है कि जितने भी फूड मिल रहा है हमें सेफ़ और होलसम फूड जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल सेफ़ है। तो ये इंश्योर करती है ये। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये पर्टिकुलर कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। ये इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल्स के प्रपोजल जितने भी आते हैं कि रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड
प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको रिलीज़ कराने के लिए, ये उन प्रपोजल्स का अप्रेजल के लिए काम करती है ये, कि आप जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एनवायरनमेंट में आप रिलीज़ करें, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स जो हैं उनको भी आप रिलीज़ करें। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़, के जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स के लिए हजार्डस जो भी एक्टिविटीज़ हैं रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल, उसके लिए इन सब एक्टिविटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।